आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं उपेंद्र अनमोल मुखर्जी नगर दिल्ली से आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। जनरल साइंस के अंतर्गत ये हम लोगों की बायोलॉजी की 14वीं क्लास है और इसमें सबसे पहले तो जो कल वाला पॉइंट थोड़ा सा रह गया है उसको पूरा करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके अंतर्गत हम लोग मस्तिष्क ब्रेन स्पाइनल कार्ड से के कार्यों को समझेंगे, उसके विभिन्न भागों के जो है फंक्शंस के बारे में समझेंगे जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। तो सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड क्या काम करता है, किस प्रकार से काम करता है, सबसे पहले उसको समझा जाए। पिट्यूटरी ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड पीयूष ग्रंथि, इसी को कहा जाता है पीयूष ग्रंथि। कई नामों से जानी जाती है। ये मास्टर ग्लैंड है क्योंकि लगभग सभी ग्रंथियों पर इसका नियंत्रण होता है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है क्योंकि मानव शरीर के लगभग सभी ग्रंथियों पर इसका नियंत्रण होता है। क्योंकि मानव शरीर की लगभग सभी ग्रंथियों पर इसका नियंत्रण होता है। तो मनुष्य के शरीर में जितनी ग्रंथियां हैं लगभग सभी ग्रंथियों पर इसका नियंत्रण होता, केवल एक ग्रंथि पर नहीं होता। आप सभी लोग जानते होंगे एड्रिनल मेडुला से निकलने वाले हार्मोन केवल एड्रिनल मेडुला से निकलने वाले हार्मोन पर इसका नियंत्रण नहीं होता है। इसका नियंत्रण नहीं होता। केवल एड्रिनल मेडुला से निकलने वाले हार्मोन पर इसका नियंत्रण नहीं होता। जो आपने कल पढ़ा था एपिनेफ्रीन, जिसको एड्रेनलिन कहा जाता है, लड़ो हार्मोन, और नार एपिनेफ्रीन जिसको उड़ो हार्मोन, फाइट हार्मोन, उसको छोड़ करके बाकी सब पर इसका नियंत्रण होता है। उसको छोड़ करके बाकी सभी हार्मोन पर इसका नियंत्रण होता है। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। 7 बजे की ये पहली क्लास है, लेकिन 7 बजे आपको उठना ही चाहिए और 7 बजे वाली क्लास को करने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि जनरली एग्जाम 9:30 बजे या 9 बजे शुरू होता है। और विज्ञान का ये अनुसंधान है कि जब व्यक्ति उठता है तो उसके 2 से ढाई घंटे बाद उसका मस्तिष्क सबसे ठीक तरीके से काम करता है। और मान लीजिए कोई 8 बजे उठेगा तो उसका मस्तिष्क तो 10 बजे या 10:30 बजे से काम करेगा। तो 1 घंटे पेपर हो गया होगा तब तक। तो इसीलिए मेरे अनुसार कम से कम 6 बजे तक उठ जाना चाहिए सबको। तो ये देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड, ये मास्टर ग्लैंड कहलाती है क्योंकि सभी ग्रंथियों पर इसका नियंत्रण है। केवल किस पर नहीं नियंत्रण है बताएं? केवल किस पर नियंत्रण नहीं है? एड्रिनल मेडुला पर। केवल इसी पर इसका नियंत्रण नहीं है, बाकी
सब पर नियंत्रण है, और यह मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि आप जानते हैं ये केवल 0.6 ग्राम का होता है। कितना छोटा है आप देख लीजिए, मटर के दाने के बराबर। कई बार मटर का दाना भी इससे बड़ा ही होता है। बहुत अच्छा। 5 बजे जगना, 4 बजे, ये तो आदर्श स्थिति है। देखिए ये मटर के दाने के लगभग बराबर बराबर होता है। और ये यह मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि है। अब इसका फिगर भी बनाते हैं। यह है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, लेकिन आप जानते हैं ये सब पर नियंत्रण करती है। इस पर नियंत्रण एक ग्रंथि का होता है जो इसको सहयोग भी देती है, नियंत्रित करती। क्या नाम है उसका? हाइपोथैलमस। हाइपोथैलमस। हाइपोथैलमस कल शाम को आपने पढ़ा था। हाइपोथैलमस ये पीयूष ग्रंथि को सहयोग देती है और पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण भी रखती है। देखिए ये जो है पिट्यूटरी ग्रंथि को सहयोग भी करती है। पीयूष ग्रंथि को सहयोग, और सहयोग करने वाला नियंत्रण तो करता है। पित्त ग्रंथि को सहयोग और पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण। पीयूष ग्रंथि को सहयोग और उस पर नियंत्रण हाइपोथैलेमस का होता है। नींद पर नियंत्रण नहीं करना है। नींद तो जानते हैं धीरे धीरे एक रूटीन बनाने से अपने आप एक स्वभाव बन जाता है, और आप उस टाइम पे बहुत आसानी से उठेंगे। बस मेरा मानना है कि एग्जाम में आपको बढ़त मिलनी चाहिए, और एग्जाम में बढ़त मिलने के लिए एग्जाम जिस जिस टाइम होता है उससे 2.5 घंटे पहले उठने की आदत होनी चाहिए। मतलब 6 साढ़े 6 बजे के बीच अगर आप उठ जाते हैं तब तक मैं ठीक मानता हूं, और उससे पहले उठ जाते हैं तब तो खैर और अच्छी बात है। तो जरा एक पीयूष ग्रंथि का एक फिगर बनाया जाए। देखिए ये ये पीयूष ग्रंथि है। 0.6 ग्राम।
ये पीयूष ग्रंथि है और आपको देखने में लग रहा होगा कि इसके 3 भाग हैं। ये है पोस्टीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब, इसको पश्चपाली या भाग कहा जाता है। ये इंटरमीडिएट लोब है, इंटरमीडिएट लोब है, मध्यपाली है, मध्य भाग या मध्यपाली, और ये देखिए एंटीरियर अग्रपाली, एंटीरियर लोब, अग्रपाली या भाग है। फटाफट इसको बना लें आप। तो देखिए, इसमें इससे 2 हार्मोन निकलते हैं। एक है बेसोप्रोशिन, बेसोप्रेशिन, प्रोशिन, और एक ऑक्सीटोनिन, ऑक्सीटोनिन। ऑक्सीटोनिन, इससे 2 हार्मोन निकलता है, बेसोप्रोशिन और ऑक्सीटोनिन, और इससे लगभग सारे हार्मोन निकलते। इससे लगभग सारे हार्मोन निकलते जो अन्य ग्रंथियों में निकलते, और इससे कोई, ये मनुष्य में विकसित ही नहीं होता, यह भाग मनुष्य में विकसित नहीं होता, यह भाग मनुष्य में विकसित नहीं होता है, ये मनुष्य में विकसित नहीं होता। इंटरमीडिएट लोब, और इससे लगभग सारे हार्मोन निकलते जो शरीर में किसी ग्रंथि के द्वारा निकलते हैं। अब देखिए, ये जो है बेसोप्रोशिन और ये ऑक्सीटोनिन, पहले इन दोनों को देख लिया जाए। ये जल की मात्रा पर नियंत्रण रखता है। सबसे पहले बेसोप्रोशिन,
यह जल अवशोषण, यह जल अवशोषण पर नियंत्रण रखता है। इसकी कमी से, इसकी कमी से मूत्र में, यूरिन में, इसकी कमी से मूत्र में पानी अधिक निकलने लगता है। मतलब बार बार यूरिन पास आउट होती है, मूत्र पानी अधिक निकलने लगता है और रक्त गाढ़ा हो जाता है। बार बार ज्यादा पानी निकलेगा मूत्र में तो रक्त गाढ़ा हो जाएगा और रक्त गाढ़ा हो जाता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पानी को अवशोषित करना, लेना, तो बेसोप्रोसिन एकदम आपको समझ आना चाहिए कि जल अवशोषण को नियंत्रित करने वाला, वाटर को मैनेज करने वाला। सोचिए, मस्तिष्क में भी, पिट्यूटरी ग्लैंड में भी पानी को अवशोषित करने के हार्मोन से क्रिएट होते हैं। इसीलिए आप कहा जाता है कि अगर आप मस्तिष्क से सोचेंगे तो प्यास लगी हुई है, तब भी जानते हैं आपकी प्यास काफी समय तक बुझ सकती है। और अगर इच्छा होगी, अर्थात आप मस्तिष्क से चाहें, तो बहुत लंबे समय तक पानी पीने से भी रह सकते हैं और बार बार भी प्यास लग सकती है। क्यों? क्योंकि वेसोप्रोसिन सिक्रिएट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। ये मस्तिष्क में है तो सोचने पर भी सिक्रिएट होता है। इसीलिए बहुत लोगों को आप देखेंगे बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, क्योंकि वेसोप्रोसिन सोचने से भी सिक्रिएट हो जाता है और सिक्रिएट होने से जो है वाटर रिलीज होता है, या यूं कहें कि उसका मैनेजमेंट प्रभावित होता है, तो निश्चित रूप से यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है। अब दूसरा देखिए हार्मोन है यहां ऑक्सीटोसिन। ये प्रसव के समय दुग्ध स्राव को नियंत्रित करता है। ऑक्सीटोनिन, ऑक्सीटोनिन ये वैसे भी मार्केट में भी ये ऑक्सीटोनिन आता है। बहुत लोग गाय भैंस वगैरह को भी लगाते हैं दूध के लिए। तो यह दुग्ध स्राव को नियंत्रित करने वाला, मिल्क सिक्रिएशन, यह दुग्ध स्राव को नियंत्रित करने वाला हार्मोन, ये दुग्ध स्राव को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है और प्रसव के समय अपने आप ये स्रवित होता है। तो देखिए, प्रसव के समय यह सिक्रिएट होता है, स्रवित होता है, तो दुग्ध स्राव होने लगता है। और गाय या भैंस वगैरह, बकरी, भेड़, जब उसका बच्चा पीता है सबसे पहले तो ये सिक्रिएट होता है, तो दूध निकलने लगता है। यही कारण है कि बहुत सारे लोग जो दूध निकालते हैं गाय भैंस से, तो बछड़े को या भैंस का जो बछड़ा होता है, कटड़ा,
उसको सबसे पहले पिलाया जाता है। क्योंकि जानवरों में भी यही स्थिति है पिट्यूटरी ग्लैंड्स की। हाँ बैन है, लेकिन लोग जानते दुरुपयोग करते हैं। बैन होने के बाद भी लोग दुरुपयोग करते हैं। अधिकतर गतिविधियां जो इलीगल हैं उन सबको बैन किया गया है, लेकिन इसके बाद भी लाभ के कारण बहुत सारे लोग मानते नहीं है। अब देखिए, ये जो है, ये दोनों हार्मोन आपने देख लिया, ये पोस्टोरियर लोब से निकलता है और ये विकसित ही नहीं होता मनुष्य में। अब एंटीरियर लोब, जिससे लगभग सारे हार्मोन निकलते हैं, तो एंटीरियर लोब लिखेंगे, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली, इससे लगभग सारे हार्मोन निकलते। इससे लगभग सभी हार्मोन निकलते हैं जो अन्य ग्लैंड्स के द्वारा निकलते हैं, जो अन्य ग्रंथि से निकलते हैं, जो अन्य ग्रंथि से निकलते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। STH, अभी फुल फॉर्म बाद में लिख देंगे, और GTH, ACTH, TSH, ऐसे आदि। और अभी एक एक करके पढ़ लेते हैं। बस कुछ दिन की बात है, कुछ दिन एक्स्ट्रा क्लास है, ज्यादा दिन नहीं। अभी 4-5 दिन इधर ले लीजिए, एक आध दिन आगे ले लेंगे, बस तो हम लोगों का काम हो जाएगा। आगे ही बढ़त बना के रखना है। अब पहले पढ़ लें, तब हम लोग फिर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले STH, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। सोमैटो माने होता काया। देखिए, ये कायिक क्षेत्र हार्मोन है, लेकिन ऐसे लिखने पे कई बार ऐसा लगता है सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। ये वृद्धि और विकास, ये मनुष्य में वृद्धि और विकास को, शारीरिक वृद्धि और विकास को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। शरीर के वृद्धि एवं विकास को नियंत्रित करता है। शरीर के वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। अगर इसकी अधिकता हो जाए
HTH की अधिकता और अगर HTS की कमी हो जाए तो क्या होगा? देखिए, अगर इसकी कमी हो जाए तो बौनापन की स्थिति हो जाती है, डॉर्फिज्म की। बौनापन, आदमी छोटा रह जाता है। और इसकी अधिकता हो जाए तो हीमकायत, एग्रोमेगली। हीमकायत। अर्थात इसकी कमी होने से व्यक्ति की शरीर प्रॉपर रूप से बढ़ नहीं पाती। इसकी कमी से शारीरिक वृद्धि, शारीरिक वृद्धि नहीं हो पाती, तो व्यक्ति छोटा हो जाता है, जिसको बौनापन कहा जाता है। और इसमें तो ग्रेट खली जैसा हो जाता है, अर्थात काफी बड़ा, ज्यादा सिक्रिएट होने से तो भीम कायत्व आ जाता है। वो 7 फुट 8 फुट। भीम कायत्व, इसकी हिंदी है भीम कायत्व। जैसे भीम थे ना, भीम महाभारत में, ऐसे भीम जैसा, ग्रेट खली जैसा, भीम कायत्व। भीम जैसी काया, शरीर, भीम कायत्व, भारी शरीर। अगर ये ना समझ में आ रहा तो भारी शरीर, ऐसे भारी शरीर, बड़ी शरीर। हाँ बिल्कुल। अब देखिए, ये पहला हार्मोन है HTH, बहुत फेमस है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो देखिए, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखिए गोनाइडोट्रोपिक, दूसरा। गोनाइडो, ये आप पढ़ चुके हैं, क्योंकि गोनेट से निकलने वाला हार्मोन आप पढ़ चुके हैं। गोनाइडोट्रोपिक हार्मोन, गोनाइडोट्रोपिक, जनन ग्रंथि, जनन ग्रंथि क्षेत्र हार्मोन है, जिसको गोनाइडोट्रोपिक। और आप सभी लोग जानते हैं कि गोनाइडोट्रोपिक में स्त्री में यज्ञ, स्त्री में ओवरी पाया जाता है, और पुरुष में टेस्टिस। और इससे निकलने वाला जो मां बनने के लिए जिम्मेदार हार्मोन है, एस्ट्रोजन। और इससे पिता बनने के लिए जरूरी हार्मोन एंड्रोजन निकलता है। ये मां बनने के लिए और ये पिता बनने के लिए।
तो ये हार्मोन देखिए यहां से भी सिक्रेट होता है। तो ये वैसा ही है जो आप पढ़ चुके हैं। यद्यप उसमें हमने बताया था कि यहां से 3 हार्मोन निकलते हैं, लेकिन चूंकि गोनाडोट्रोपिक सीधे जनन के लिए यही जिम्मेदार, सीधे जनन के लिए एस्ट्रोजन और एंड्रोजन जिम्मेदार है। इससे वो सारे हार्मोन निकलते हैं जो किसी अन्य ग्रंथियों के द्वारा निकलते हैं। इसलिए इसमें रिवीजन हो जाता है, अर्थात इसको पढ़ना नहीं पड़ता, खाली एक बार नाम जान लें। अब देखिए ये भी आप पढ़ चुके हैं, ये एड्रिनल कार्टेक्स ट्रॉपिक हार्मोन। एड्रिनल कार्टेक्स से क्या निकलता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स हार्मोन। तो सबसे आसान रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन पढ़ना, क्योंकि अगर पहला सारा आपने पढ़ा है तो इसमें कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ता। एड्रिनल कार्टेक्स ट्रॉपिक हार्मोन, कार्टेक्स ट्रॉपिक हार्मोन। और आप जानते हैं एड्रिनल कार्टेक्स से अधिवृक्क ग्रंथि में 2 मेडुला से निकलता है, एपिनेफ्रीन, नार एपिनेफ्रीन, एड्रिनलिन, लड़ो और उड़ो, और कार्टेक्स से 3 निकलता है। कार्टेक्स माने बाहरी भाग, एड्रिनल बाहरी भाग क्षेत्र हार्मोन। नंबर 1 ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, नंबर 2 मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, और नंबर 3 सेक्स हार्मोन। ये उपापचय को नियंत्रित करते हैं, लाइफ सेविंग हार्मोन होते हैं। आप पढ़ चुके हैं, खाली बस यहां ऐसे लिख लीजिए। इसकी कमी से एडिशन रोग हो जाता है, लाइफ सेविंग हार्मोन। ये मास्टर ग्लैंड है, ये वो सारा काम कर लेती है जो सारे लोग करते, इसीलिए इससे सारे हार्मोन निकलते हैं, केवल एड्रिनल मेडुला को छोड़ करके। खाली बस इसमें नाम पढ़ते समय शुरू में अजीब लगता है, लेकिन बाद में लगता है कि ये सब तो मैं पढ़ा हूं। ये भी आपने पढ़ा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अर्थात थायराइड से निकलने वाले, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड से निकलने वाले हार्मोन। और आप सभी लोग जानते हैं थायराइड से क्या हार्मोन निकलता है? थायरॉक्सिन, आयोडीन की मात्रा पर नियंत्रण करता है। थायरॉक्सिन। और थायराइड ग्रंथि आपने देखा था इंग्लिश अल्फाबेट एच के आकार की। ये मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड। लेकिन थायराइड वाला हार्मोन देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड भी निकाल रही, ये थायराइड है। तो थायराइड तो स्वयं हार्मोन से क्रिएट करती है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड भी उससे निकलवा देता है। जो थायराइड ग्लैंड से निकलती है वो हार्मोन देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड भी निकाल रहा है। इसी तरीके से बहुत सारा हार्मोन, या यूं समझ लें कि लगभग सारे हार्मोन निकलते हैं।
या इसके माध्यम से सारे निकल सकते हैं। तो ये वाला चैप्टर हम लोगों का खत्म हो गया। अब एक दो इस पर जो सवाल है वो देख लीजिए। जैसे ये देखिए, ACTH हार्मोन स्रावित होता है। ACTH, एड्रिनल कार्टेक्स ट्रॉपिक हार्मोन। फटाफट बताएं कहां से स्रावित होता है। अब सबको पता है, सीधे आपने देखे बता दिया, वेरी गुड। सी। बहुत अच्छा। दुग्ध जनक हार्मोन का स्राव, दुग्ध जनक कौन होता है? ऑक्सीटोनिन। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोनिन। वेरी गुड, डी इज द राइट आंसर। डी सही आंसर है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती? पिट्यूटरी ग्लैंड तो मास्टर ग्लैंड, लेकिन इसको कौन नियंत्रित करता है? बताएं। वेरी गुड, ए इज द राइट आंसर। तो ये देखिए, मैंने पहले ही आपको दिखाया था यहां, यह सब पर नियंत्रण करता है, यह सब पर नियंत्रण करता है, लेकिन इस पर कौन नियंत्रण करता है? हाइपोथैलेमस। ये सब पर नियंत्रण करता है, मास्टर है ये। खाली बस एड्रिनल कार्टेक्स पे नहीं करता, लेकिन इस पर कौन करता है? हाइपोथैलेमस। और यही वो क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में, अभी आपको पढ़ाया था। बहुत लोग गलती कर रहे हैं। अब बताइए, मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? ये तो खैर लगभग हर एग्जाम में दो तीन बार क्वेश्चन पूछा गया। मास्टर ग्लैंड। वेरी गुड, ए इज द राइट आंसर। ये सबको मालूम है, तो सबको रट जाता है। अब आ जाते हैं नर्वस सिस्टम। तो अगला चैप्टर है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र।
तंत्रिका तंत्र, यह तंत्र भी शरीर में कोऑर्डिनेशन का काम करता है। शरीर के सभी अंगों में समन्वय, जैसे मैं हाथ ऊपर नीचे कर रहा हूं, ये किसके बल पे हो रहा, किसके सहारे हो रहा है? नर्वस सिस्टम। अगर नर्वस सिस्टम काम ना करे तो जानते हैं, ऐसे पैरालिसिस हो जाएगा। तो हाथ ऐसे रहेगा तो फिर ऐसे ही रहेगा। शरीर के सभी अंगों और उसके कार्यों के बीच में जो समन्वय है, जैसे मान लीजिए मैं देखे दोनों हाथ ऐसे कर रहा हूं ऊपर नीचे, या उठना बैठना सोना, ये सब नर्वस सिस्टम के कारण है। इसीलिए यह भी कोऑर्डिनेशन का काम करने वाला, ये कोऑर्डिनेटरी सिस्टम है, कोऑर्डिनेशन का काम करती है, समन्वय का काम, समन्वयकारी तंत्र है। समन्वय का कार्य करने वाला तंत्र है ये। तो एक चीज तो आप जानते नहीं, और आप देख रहे हैं कि मनुष्य के शरीर में नसों का पूरा जाल बिछा हुआ है। ये देखिए पूरा नर्वस सिस्टम, इसमें सबसे ज्यादा प्रभावी भूमिका ब्रेन की। देखिए स्पाइनल कार्ड की, ये पूरा ब्रेन आपको दिख रहा होगा, अभी दिखाते हैं बनाते भी हैं। और ये पीछे जानते हैं स्पाइनल कार्ड, और इसके बाद ये पूरा मेरुदंड देख रहे हैं, इस तरीके के जाल देख रहे हैं आप। तो ये सभी जो है नर्वस सिस्टम का भाग है। और इसी के अंदर देखिए ये ब्रेन, और इसी ब्रेन का जानते निचला भाग जो है यहां नीचे स्पाइनल कार्ड। ये देखिए स्पाइनल कार्ड आपको दिख रहा होगा, ये नीचे, ये तो पूरा ब्रेन, और इसके नीचे आप देख रहे हैं स्पाइनल कार्ड। ये तो ये कोऑर्डिनेशन का काम करने वाला तंत्र है। शरीर के विभिन्न अंगों और उसके कार्यों में समन्वय स्थापित करने वाले तंत्र। लिख ले पहले, शरीर के विभिन्न अंगों एवं उसके कार्यों, विभिन्न अंगों एवं उसके कार्यों के बीच समन्वय स्थापित करने वाला तंत्र तंत्रिका तंत्र कहलाता है। तंत्रिका तंत्र कहलाता है। और अब देखिए तंत्रिका तंत्र का इकाई क्या है? न्यूरॉन है, नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र ये किससे बना हुआ है? इसको बनाने में इसी न्यूरॉन की भूमिका है। तंत्रिका तंत्र की इकाई यही है। यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, यूनिट उसे कहा जाता है जिससे चीजें बनी है।
तंत्रिका तंत्र की इकाई है। तंत्रिका तंत्र की इकाई है। पूरा तंत्रिका तंत्र इसी से बना हुआ है। चाहे ब्रेन है, चाहे ब्रेन हो, मस्तिष्क हो, ये भी इसी से बना हुआ है। चाहे स्पाइनल कार्ड हो, ये भी इसी से बना है। मेरुरज्जु भी, या अन्य भी जितने भी हैं, सब जितनी भी नसें हैं, नर्वस सिस्टम, सब इसी से बना हुआ है। ये न्यूरॉन, और न्यूरॉन शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। ये लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, ये मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती। ये मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं, संभव हो सकता है। अब देखिए, पहले न्यूरॉन का एक फिगर बना लेते हैं। देखिए, न्यूरॉन होता ऐसे है, सबसे बड़ी कोशिका जो मनुष्य के शरीर की है, और ये विकसित कोशिका होती है, इसलिए नाभिक भी होता है। देखिए इसमें ये डेंड्रॉन है जो ऐसे बाहर निकला हुआ है, डेंड्रॉन। ये एक्सॉन है, और इसके अंदर देखिए ये साइटोन है। ये साइटोन है, और ये सिनॉप्टिक नॉब्स है जो ये नीचे दिख रहा है। ये सिनॉप्टिक नॉब्स है। साइनेप्टिक नॉब्स है। साइनेप्टिक नॉब्स है। अब देखिए, ये जो साइटान है, ये
न्यूरॉन कोशिका का मुख्य भाग होता है। यह न्यूरॉन कोशिका का मुख्य भाग होता है। इसी में केंद्रक और कोशिका द्रव्य सब होता है। इसी में केंद्रक, कोशिका द्रव्य होता है। तो यही मुख्य भाग है साइटान। और इसी साइटान से निकले हुए पतले पतले तंतुओं को डेंड्रान कहा जाता है। ये है साइटान से निकले, साइटान से निकले पतले तंतु को और ये देखिए साइटान से प्रारंभ होकर के पतला लंबा तंत्रिका निकलता है। साइटान से पतला लंबा, ये देखिए पतला लंबा तंत्रिका, पतला लंबा तंत्रिका तंतु, ये साइटान हो गया। और ये देखिए सिनॉप्टिक नॉब्स हो गया। पहले इतना फिगर बना लें। तो न्यूरॉन समझ में आ गया। देखिए तीन पार्ट है, साइटॉन, डेंड्रॉन और एक्सान। यही तीन पार्ट है इसका, साइटॉन, डेंड्रॉन और एक्सॉन। और एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से इसी के माध्यम से जुड़ता है। अभी मैं दिखाता हूं एक दूसरा फिगर। अब देखिए एक न्यूरॉन, मान लीजिए ये कोई न्यूरॉन है, देखिए ये कोई न्यूरॉन है, थोड़ा छोटा ऐसे बना लेते हैं। ये कोई न्यूरॉन है और इसमें देखिए ये निकल रहा, ये सिनॉप्टिक नॉब्स है। अब दूसरे न्यूरॉन से यही कनेक्ट करता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है। और फिर ये तीसरे न्यूरॉन से करेगा। तो आप देखिए ये ऐसे कनेक्ट होता है सिनॉप्टिक नॉब से। फिर इससे जानते हैं दूसरा न्यूरॉन। अब देखिए ये डेंड्रॉन है, ये सारे डेंड्रॉन है और ये सिनॉप्टिक नॉब्स है। इन्हीं के नाते सब आपस में जुड़ पाते। ये न्यूरोट्रांसमीटर, ये सिनॉप्टिक नॉब्स जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है। न्यूरो माने तंत्रिका, ट्रांसमीटर माने संप्रेषक। न्यूरो ट्रांसमीटर का काम करता है। न्यूरो ट्रांसमीटर का कार्य करता है।
अर्थात जैसे आपने कोई चीज सोचा तो ये यहां से ट्रांसफर करता, अगर ये दोनों आपस में ना जुड़े रहे तो आपकी याददाश्त कमजोर हो जाएगी, सोचने समझने की क्षमता कमजोर हो जाएगी, मैडनेस आ जाता है। जब व्यक्ति ज्यादा तनाव लेता है, जैसे मान लीजिए कोई बहुत तनाव लेता है, चिंता करता है, तो ये जानते हैं नष्ट होने लगते, ऐसे ये निकलने लगता है। जैसे आपने तनाव लिया, आपने तनाव लिया तो ये निकल गया, फिर आपने तनाव लिया ये निकल गया, फिर ऐसे तनाव लिया निकल गया। अर्थात ऐसे तनाव लेने से निकलता जाता है, जिससे व्यक्ति पगला होने लगता है, मैड होने लगता है, पगला मैड होने लगता है, उसकी याददाश्त सोच समझ सब कम होने लगती। तो ज्यादा तनाव लेने पर जानते हैं ये, या नेगेटिव सोचने पर, बहुत नकारात्मक कि भविष्य खराब हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो ये इनका लॉस होने लगता है, इनका ऐसे लॉस होने लगता है। नकारात्मक सोच और तनाव से सिनॉप्टिक नॉब्स बहुत तेजी से नष्ट होते हैं। और बात समझ रहे हैं, इससे जो है बहुत गंभीर चुनौतियां उत्पन्न होती, जितने रोग हैं जानते हैं, जैसे आपने सुना होगा पार्किंसन, पार्किंसन, या आपने पढ़ा अल्जाइमर, ये सब न्यूरॉन लॉस से है। और इसमें पहले इसी का, या आपने सुना होगा मिर्गी, एपिलेप्सी, या आपने सुना होगा सिजोफ्रेनिया, ये सब जानते हैं इसी कारण से होता, ये सब न्यूरॉन लॉस से होते हैं, ये सब न्यूरॉन के नष्ट होने से, न्यूरॉन के नष्ट होने से होने वाले रोग हैं। और क्या नष्ट होता है? नष्ट यही होता है सबसे पहले, यही यही नष्ट होने लगता है, यही नष्ट होने लगता है, जो ऐसे जुड़ा हुआ है यही नष्ट होगा, यही नष्ट होगा। तो जानते हैं शरीर में सारी सूचना पहुंच ही नहीं पाती। अब देखिए यहां पर पार्किंसन क्या है? हाथ पैर का हिलना, पहले लोग बुढ़ापे की निशानी मानते थे, हाथ पैर का अपने आप हिलना, पहले लोग वृद्धावस्था की निशानी मानते थे। जैसे आपने देखा होगा किसी का हाथ पैर हिल रहा, या मान लीजिए साइन करना चाह रहा है ऐसे हिल रहा है, या हाथ हिल रहा, पैर हिल रहा, हाथ हिल रहा, तो ये पार्किंसन रोग है, ये वृद्धावस्था की निशानी नहीं है। पहले लोग सोचते थे बुजुर्ग होने पर ऐसा होगा, बुजुर्ग होने पर ऐसा नहीं होता, ये न्यूरॉन के लॉस होने से होता है। अच्छा, और अल्जाइमर, अल्जाइमर क्या है? ये मैडनेस है, ये मैडनेस, पगलापन, या भूल जाना, बच्चों जैसा, बच्चों जैसा व्यवहार, व्यवहार करना। पहले लोग कहते थे कि बुजुर्ग बच्चों जैसे होते, बुजुर्ग बच्चों जैसे नहीं होते। अगर बुजुर्ग में बच्चों जैसी चीजें आ जाती हैं, इसका मतलब अल्जाइमर रोग है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी को यही रोग था, वो एकदम बच्चे जैसा जानते हैं करते थे। कई बार कहते थे कि गिलास में चाय पिएंगे, कप में नहीं पिएंगे। कई बार कहते थे कुछ अपने मन से, कई जमीन पर लेटने लगते थे। बड़ा लास्ट मोमेंट उनका बहुत चुनौतीपूर्ण रहा, तो वो अल्जाइमर। और जानते होंगे आप, जॉर्ज फर्नांडीज को भी यही समस्या थी, अल्जाइमर। अल्जाइमर मैडनेस जैसा हो जाता है। और मिर्गी में आप जान ही रहे हैं, बात समझ रहे हैं? मिर्गी तो आप सबको पता है, का एक चक्कर आ जाना, और सिजोफ्रेनिया में है मूड खराब हो जाना, ये चक्कर आना, गिर पड़ना, चक्कर आना, गिर पड़ना, और इसमें मूड खराब हो जाना, मूड खराब हो जाना।
जैसे बहुत लोग इरिटेट होते हैं किसी को देख करके, या बाहर साउंड आ रही, कहते हैं अरे इसी से हमारा सारा जीवन बर्बाद हुआ, इसी के नाते मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। आप उसके नाते नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप स्वयं के नाते नहीं पढ़ पा रहे हैं। किसी के जानते कारण अगर आपको कुछ लग रहा है तो निश्चित रूप से ये तनाव है, और इससे न्यूरॉन का लॉस होगा, फिर सिजोफ्रेनिया हो जाएगा। इसीलिए हमेशा खुश रहने की बात होती है। कहा जाता है कि स्टूडेंट को तैयारी करते समय हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि खुश रहने से आपकी मस्तिष्क की क्षमता बढ़ेगी, मेमोरी पावर बढ़ेगी। तनाव लेने से, गुस्सा करने से सब मेमोरी का लॉस हो जाता है। तो ये देखिए, ये न्यूरो ट्रांसमीटर का अर्थात, देखिए न्यूरो माने होता है न्यूरॉन, और ट्रांसमीटर माने संप्रेषक, भेजने वाले। एक बार ये सवाल भी देखिए आया था, आपको दिखाते हैं। ये देखिए यूपीएससी में पूछा गया था सवाल कि एक न्यूरॉन के सिनॉप्टिक नॉब्स में क्या पाया जाता है। बताइए जरा, आप बताएं क्या पाया जाता है। सिनॉप्टिक नॉब्स में क्या पाया जाता है। हाँ, सिजोफ्रेनिया, मूड खराब होता है, सब साइकोलॉजिकल जो डिजीज है। ये देखिए न्यूरो ट्रांसमीटर, वेरी गुड, सी इज ऑप्शन। और ये वाला तो आप, और तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है। तंत्रिका तंत्र की इकाई, वेरी गुड, यही न्यूरॉन, यही तंत्रिका तंत्र की इकाई है। तो ये सभी लोग समझ गए। अब देखिए न्यूरॉन के प्रकार, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के प्रकार। तो न्यूरॉन तीन प्रकार के होते हैं। देखिए न्यूरॉन तीन प्रकार के हैं। नंबर एक, सेंसरी न्यूरॉन। संवेदी न्यूरॉन। और दूसरा
मोटार न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन, और तीसरा है इंटर न्यूरॉन। ये तीन प्रकार के न्यूरॉन। देखिए, पूरे न्यूरॉन का लगभग 99.98% यही पाए जाते हैं। 99.98% पूरे न्यूरॉन के यही होते, यही ज्यादा है। अब देखिए, सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन, थोड़ा इसको भी सबको समझते हुए चलते हैं। नंबर एक, सेंसरी न्यूरॉन। संवेदी न्यूरॉन, जैसे आप जितनी भी चीजें वातावरण से, जैसे आई है, आंख है, ये संवेदी न्यूरॉन से ही बनी। आंख है, जैसे ईयर है, कान है, संवेदनाएं जितनी भी, नोज है, नाक है, गंध है, स्किन है, और टंग है। यह वातावरण से संवेदनाओं को ग्रहण करता है। अर्थात इनकी भूमिका रिसेप्टर्स की होती है। इनकी भूमिका रिसेप्टर्स की होती है। तो इनकी भूमिका रिसेप्टर्स की होती है, रिसीव करने की। इनकी भूमिका, जानकारी प्राप्त करने, इनकी भूमिका रिसेप्टर्स की होती है, रिसेप्टर्स की होती है। ये सारी ज्ञानेंद्रियां हैं, यही ज्ञान इंद्रियां हैं। देखने, सुनने, सूंघने, महसूस करने, स्पर्श करने और स्वाद ग्रहण करने, ये जो है वातावरण से संवेदना इन्हीं के माध्यम से प्राप्त होती है। इसलिए इनको रिसेप्टर्स न्यूरॉन भी कहा जाता है।
यही कारण है कि सेंसरी न्यूरॉन रिसेप्टर्स न्यूरॉन कहलाते हैं। सेंसरी न्यूरॉन रिसेप्टर न्यूरॉन, संवेदाग न्यूरॉन संग्राहक। वैसे तो शुद्ध हिंदी में ऐसे लिखा जाता है, संवेदाग न्यूरॉन। अब देखिए दूसरे प्रकार के न्यूरॉन, मोटर्स न्यूरॉन। मोटर्स न्यूरॉन चालक न्यूरॉन। चालक न्यूरॉन, ये इफेक्टर्स भी कहलाते हैं, यही प्रतिक्रिया करते हैं। ये इफेक्टर्स न्यूरॉन भी कहलाते हैं, इफेक्टर्स न्यूरॉन। प्रतिक्रिया करने वाले न्यूरॉन, ये प्रतिक्रिया करने वाले न्यूरॉन होते हैं। प्रतिक्रिया करने वाली रचनाएं इसी से बनी होती हैं। प्रतिक्रिया करने वाली रचनाएं इसी की बनी होती हैं। जितनी प्रतिक्रिया करने वाली चीजें हैं, जैसे जैसे आप देखिए, जैसे मसल्स है, मांसपेशियां, मसल्स, मांसपेशी, मांस, इसमें हाथ पैर, हाथ पैर, ये से तब तो प्रतिक्रिया करने वाली चीजें। ग्लैंड्स, जितनी भी ग्रंथियां हैं जिनसे हार्मोन निकलते, सब ग्रंथियां भी जानते हैं इसी की बनी हुई है। इतना याद रखने के लिए जरूरी ठीक रहेगा। लिख लिया आपने। अब देखिए इंटर न्यूरॉन्स, तीसरे प्रकार के, जो कनेक्टर्स होते हैं, जोड़ते। तो ये आपने देख लिया, जो संवेदना प्राप्त करते हैं, जो प्रतिक्रिया देते हैं। अब तीसरा इंटर न्यूरॉन, जो सबसे ज्यादा होते, इंटर न्यूरॉन। यही कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। ये कनेक्टर्स होते हैं, ध्यान से सुनेंगे। यही जो है कनेक्टर न्यूरॉन होते हैं, जोड़ने वाले न्यूरॉन होते हैं। जैसे ब्रेन है, मस्तिष्क,
ये आपको चीजों से जोड़ता है, परत दर परत उसमें संबंध स्थापित करता है, आप तर्क कर पाते हैं, आप सोच पाते। स्पाइनल कार्ड, मेरु रज्जु, सब इसी का बना है। अब ये इंटर न्यूरॉन कई प्रकार के होते हैं। इंटर न्यूरॉन यही CNS, PNS, ENS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसमें मस्तिष्क और स्पाइनल कार्ड आता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसी के आधार, इसी इंटर न्यूरॉन के आधार पर ही ये तंत्रिका तंत्र का डिवीजन किया जाता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र, और ये ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, स्वायत्त, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो इसी के आधार पर समझिए ये तंत्रिका तंत्र का डिवीजन है। अब ब्रेन स्पाइनल कार्ड देखिए, इसी में ये सब इंटर न्यूरॉन के रूप में भूमिका निभाते हैं। अब देखिए, एक ब्रेन, जैसे पहले ब्रेन की शुरुआत करते, ब्रेन सबसे बड़ा इंटर न्यूरॉन, ये सबसे बड़ा इंटर न्यूरॉन है, न्यूरॉन से बना हुआ भाग है। जैसे ये कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है, तो आप देखिए ये जो पार्ट है, ये अग्र मस्तिष्क का है, ये देखिए मध्य मस्तिष्क का है, और ये पश्चिम मस्तिष्क का है। ये मध्य मस्तिष्क है, ये मस्तिष्क का ही देखिए भाग है। और इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूं, ये देखिए पश्चिम मस्तिष्क, पिछला मस्तिष्क है। ये अग्र मस्तिष्क के बाद दूसरा बड़ा भाग यही पिछला वाला ही है। और ये सबसे बड़ा भाग आप देखिए,
ये अग्र मस्तिष्क है। और तीनों जानते हैं यहां पे मिलते हैं। ये अग्र मस्तिष्क है। अगला भाग है अग्र मस्तिष्क। इसको कहा जाता है प्रोटेनसेफ्लान या फोर ब्रेन भी कहा जाता है। अगला भाग है ये। और ये देखिए मेसेनसेफ्लान। मेसेनसेफ्लान ये मध्य मस्तिष्क है। इसको मिड ब्रेन भी कहा जाता है, सबसे छोटा यही होता है। ये मिड ब्रेन भी कहलाता है। और ये देखिए राम्बसेनसेफ्लान। ये पश्च मस्तिष्क, इसको हिड, देखिए ये पश्च मस्तिष्क है, इसको हिड ब्रेन भी कहा जाता है। ये मध्य मस्तिष्क, ये पश्च मस्तिष्क और ये अग्र मस्तिष्क। ये जहां पे मिलते हैं यही तीनों ग्रंथियां होती हैं, पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस और पीनियल। यहीं पर देखिए ये पीनियल ग्रंथि माना जाता है, यही आत्मा का स्थान है। पीनियल, पीयूष और हाइपोथैलेमस जो आपने पढ़ा है, ये तीनों जहां मिलती हैं इसी ज्वाइंट पर ही। ये जो अग्र मस्तिष्क आप देख रहे हैं, ये मस्तिष्क का 2/3 भाग यही होता है। देखिए मस्तिष्क का 2/3 भाग यही होता है। मस्तिष्क का 2/3 भाग और सबसे विकसित यही वाला, और सबसे विकसित भाग यही अग्र मस्तिष्क होता है। आप यहां भी देख सकते हैं। इस फिगर में भी देख सकते हैं। देखिए अग्र मस्तिष्क आपको
कितना बड़ा दिखाया गया, ये अग्र मस्तिष्क। देखिए अग्र मस्तिष्क है, और पिट्यूटरी ग्लैंड देखिए इन्होंने दिखाया है। इसके बाद मिड ब्रेन देखिए, यहाँ इतना ही दिखाया गया, इतना ही, ये मिड ब्रेन। इन्होंने ऐसे दिखाया है। और पश्च मस्तिष्क को देखे, हिड हिंड ब्रेन को इतना दिखाया। यहाँ शायद मैंने गलती लिख दिया क्या? हाँ ये देखिए हिड ब्रेन लिख दिया, हिंड ब्रेन। स्पेलिंग यहाँ सही कर लीजिएगा, हिंड ब्रेन। तो कुल मिला के अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा है। देखिए अग्र मस्तिष्क ये सबसे बड़ा है, फिर पश्च मस्तिष्क है, और सबसे छोटा मध्य मस्तिष्क है, सबसे छोटा है। लेकिन आप जानते हैं ये जो अग्र मस्तिष्क है सबसे बड़ा, सबसे विकसित भाग, ये पश्च मस्तिष्क है। और ये सबसे छोटा है, लेकिन सुनने और देखने की क्षमता ये यही निर्धारित करता है। आंख इसी में आती, सुनने। सुनने का मतलब कान, योम देखने, आई देखने की क्षमता पर नियंत्रण है, क्षमता पर नियंत्रण है इसका। और ये संतुलन बनाए रखने पे काम करता है। इसी की सुरक्षा के लिए हेलमेट लगाया जाता है। संतुलन, ये खराब हो गया तो आप संतुलन ही नहीं बना पाएंगे। संतुलन बनाए रखने के लिए काम करता है। हृदय की धड़कनों का भी यहीं से नियंत्रण होता है। और बाकी ये सब है, अभी देखेंगे हम लोग पूरी तरीके से। तो सबसे पहले देखा जाए अग्र मस्तिष्क, प्रोटेनसेफलान, अग्र मस्तिष्क, या इसी को कहा जाता है फोर ब्रेन। इसके मुख्यतः दो भाग होते हैं। ध्यान से देखें, इसके मुख्यतः दो भाग हैं। देखिए सेरिब्रम और डाई इंसेफ्लान, डाई इंसेफ्लान। डाई इंसेफ्लान, इसमें थैलमस और हाइपोथैलमस। थैलमस और हाइपोथैलमस। थैलमस और हाइपोथैलमस।
देखिए ये है सेरिब्रम और ये है थैलमस। सेरिब्रम ऐसे भी, इसकी स्पेलिंग ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये नहीं सोचेंगे कि गलत है, ये अमेरिकन सिस्टम में ऐसे भी वो लोग लिखते हैं, और ये ब्रिटिश सिस्टम में ऐसे लिखते हैं। ये थैलमस हाइपोथैलमस। तो अब देखिए, सबसे पहले सेरिब्रम जो सबसे विकसित भाग माना जाता है, सेरिब्रम या सेरिब्रम ये मस्तिष्क का सबसे अगला भाग होता है। देखिए ये जो फोरहेड आप देख रहे हैं, यहां से लेकर के ये सबसे अगला भाग होता है, और यही सबसे विकसित भाग होता है। यह मस्तिष्क का अगला भाग होता है। अगला भाग होता है, और यही सबसे विकसित भाग होता है। यही सबसे विकसित भाग होता है। यह मस्तिष्क का अगला भाग होता है, और यही सबसे विकसित भाग होता है। और इतनी सारी चीजों पर इसी का नियंत्रण। देखिए, विचार करना, थॉट यहीं से आता है। विचार, चिंतन, थिंकिंग, मेमोरी, स्मृति, सबका केंद्र यही है। मेमोरी का भी यही है, विल पावर का भी है यही, संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति, विल पावर, विचार, चिंतन, स्मृति, संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति आदि सभी का केंद्र। इन सब का केंद्र यही है, सेरिब्रम है। इन सब का केंद्र यही है। हाँ, सेरिबेलम अलग होते हैं। सेरिबेलम पश्च मस्तिष्क में है, पिछले मस्तिष्क में। तो कोई भी पूछे आपसे, विचार, चिंतन, सोचने, इन सब की क्षमता देखिए यही निर्धारित करता है। पहले एक बार सारा देख लिया जाए। तो ये आपने देखा। अब दूसरा जो है, थैलमस और हाइपोथैलमस, ये भी अग्र मस्तिष्क का ही भाग है, डाइंसेफ्लान का। थैलमस, देखिए, गर्मी, ठंडी, गर्म, ठंडा, और दर्द का अनुभव, पेन का और दर्द का अनुभव, इसी के कारण होता। कोई चीज आपको कोई चीज गर्म लग रही है, ठंडा लग रही है, गर्मी महसूस हो रही है, ठंडी महसूस हो रही है, या पेन महसूस हो रहा है, इसी भाग के कारण संभव होता है। इसी भाग के कारण संभव होता है।
अब हाइपोथैलेमस देख लीजिए। हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है और ये देखिए मस्तिष्क का भाग है। हाइपोथैलेमस ये रक्त दाब, उपापचय, रक्त दाब, ब्लड प्रेशर, उपापचय, मेटाबॉलिज्म, आदि पर नियंत्रण। और चूंकि जो इस पर नियंत्रण करेगा, तो ध्यान से सुनेंगे, यहां जो इस पर नियंत्रण करेगा वही जो है भूख, प्यास, पसीना, गुस्सा। मस्तिष्क का यही भाग गुस्सा, क्रोध को भी महसूस करता है। जब दिमाग से आप क्रोध करते हैं तो ये है, और जब अपने आप हो जाता है तो एड्रिनल ग्लैंड है। तो ये आपको जो है उस पर भी लिखा हुआ भी दे देंगे। अब देखिए मध्य मस्तिष्क, ये सेरिबल, पेंडिकल और कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये दो भाग है। अब मध्य मस्तिष्क पे आ जाते हैं। मीसेन सफलान, मध्य मस्तिष्क ये दो भागों में बटा होता है। ये दो भागों में बटा होता है। कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना, कार्पोरा क्वाड्री जेमिना, एक तो ये पार्ट है जो मस्तिष्क को स्पाइनल कार्ड से जोड़ता है, और दूसरा सेरिब्रल। देखिए ये सेरिब्रल है, सेरिब्रल, पेंडल, सेरिब्रल, पेंडल या पेंडिकल भी कहीं कहीं जन लिखा रहता है। देखिए ये पार्ट तो जो है, ये जो सेरिब्रल, पहले इतना बना लीजिए। बॉडी टेम्परेचर पर थैलमस का नियंत्रण होता है। बॉडी के टेम्परेचर पर थैलमस का ही नियंत्रण होता है। हाँ, तो देखिए ये तो सबको पता है कि देखने और सुनने की क्षमता, देखने एवं सुनने की क्षमता, देखने एवं सुनने की क्षमता पर नियंत्रण। और ये ब्रेन को स्पाइनल कार्ड से जोड़ता है। यह ब्रेन को स्पाइनल कार्ड से जोड़ता है। तो ब्रेन को स्पाइनल कार्ड से जोड़ता है।
अब ये पश्च मस्तिष्क, जिसका कुल 3 भाग है, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगाटा और पोन्स। पश्च मस्तिष्क। छोटा कर देते। रोम्बसेन सेफलान, ये 3 पार्ट हैं इसके। एक तो सेरिबेलम है, सेरिबेलम है, मेडुला ऑब्लोंगाटा है, मेडुला ऑब्लोंगाटा और पोन्स है। ये पोन्स। बॉडी टेम्परेचर पर थैलमस का नियंत्रण होता, थैलमस का, बॉडी टेम्परेचर थैलमस, हाइपोथैलमस नहीं, थैलमस। सारी चीज की, देखिए मैं सारी चीज की क्लास लेता हूं। जैसे आप स्टूडेंट हैं, ऐसे 18 साल 17 साल पहले मैं भी स्टूडेंट था, 2006 में लास्ट चांस था हमारा यूपीएससी का। तो जैसे एक स्टूडेंट सारे विषय को समझता है, ऐसे हम भी समझते हैं, है कि नहीं? जैसे एक स्टूडेंट सारे विषय को पढ़ सकता है, ऐसे एक टीचर सारे विषय को पढ़ा सकता है। तो सारे विषय पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि केवल एक विषय। तो देखिए, शरीर संतुलन बनाने का काम यही करता है, शारीरिक संतुलन, शारीरिक संतुलन बनाता है। शारीरिक संतुलन बनाने का यही काम करता है। और ये देखिए मेडुला ऑब्लोंगाटा, देखिए मुख्य रूप से रक्त दाब उपापचय को यही नियंत्रित करता है। और ये आप देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए जिस पे लोग बड़ा इंटरेस्टेड, देखिए उल्टी होती है, सपना देखना, ये सब पोन्स निर्धारित करता है। देखिए सपना देखना, सपना देखना, उल्टी होना, तो उल्टी होना, सपना देखना, इस पर पोन्स का नियंत्रण है। और ये मुख्य रूप से देखिए, ये मुख्य रूप से उपापचय, उपापचय पर मुख्य नियंत्रण इसी का है। हाइपोथैलेमस और ये अगर दोनों ऑप्शन आ गया तो इसको आप टिक करेंगे। रक्त दाब, हृदय धड़कन, हृदय की धड़कन, ये कार्डियक सेंटर कहा जाता है मेडुला ऑब्लोंगाटा को। हाँ, हाइपोथैलेमस। बस अभी 5 मिनट में हो जाएगी, घबराना नहीं है, अब क्लास खत्म होने वाली है। अब देखिए, यही मेडुला ऑब्लोंगाटा को कार्डियक सेंटर कहा जाता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा, इसको कार्डियक सेंटर कहा जाता है, हृदय का यहां से नियंत्रण है।
हृदय धड़कनों पर यहां से नियंत्रण, क्योंकि हृदय की धड़कन पर, हृदय की धड़कन पर इसका नियंत्रण, हृदय के धड़कन पर इसका नियंत्रण होता है, क्योंकि हृदय के धड़कन पर इसका नियंत्रण होता है। अब देखिए इस मस्तिष्क में, यहां आप देखेंगे तो इसके सबसे लास्ट में आपको दिखेगा ये स्पाइनल कार्ड, ये स्पाइनल कार्ड है। अब इसको भी समझ लिया जाए ताकि ये पूरा फिनिश हो जाए। तो स्पाइनल कार्ड ये 24 घंटा काम करता है, ब्रेन 24 घंटे नहीं काम करता है। मेरुरज्जु, यह 24 घंटा काम करता है, जबकि ब्रेन आप जानते हैं ब्रेन मैक्सिमम 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 घंटे काम करता है। जब आप रात में सो जाते हैं और आपको कोई ऐसे टच करता है, उठिए जरा, तो आप उस समय उठते हैं किसके सहारे? यही स्पाइनल कार्ड। या आपके ऊपर कोई चीज गिर गई, कई बार रात में कोई उठाने आ गया, आपको हिला रहा है, आप उठे, तो उस समय दिमाग नहीं काम कर रहा होता। कई बार आप उठते हैं और कहते हैं कि हाँ मेरे भाई बताइए, मेरे भाई, तब तक पता चला कि डाकू है, वो आपको हिला रहा था, आपको पकड़ लिया उसने। तो उस समय दिमाग नहीं काम करता, स्पाइनल कार्ड काम करता है। तो यह 24 घंटे काम करता है, यह 24 घंटे कार्य करता है, ये 24 घंटे काम करता है। और दो ही काम होता है इसका, एक रिफ्लेक्स एक्शन, एक रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिक्रिया सारा करना, प्रतिक्रिया करना, और मस्तिष्क तक संवेदनाओं को पहुंचाना, मस्तिष्क तक सूचना को, संवेदना को पहुंचाना, सूचना को पहुंचाना। जैसे रिफ्लेक्स एक्शन में, जैसे मान लीजिए आपने मिठाई देखी, जिलेबी देखी, मुंह में पानी आ गया, ये स्पाइनल कार्ड का है। जैसे नाक में कोई चीज, कोई कीड़ा मकोड़ा गया, तुरंत छींक आ गई, ये रिफ्लेक्स एक्शन इसी से। जैसे किसी ने सीटी बजाया, हॉर्न बजाया और आप चौंक गए, ये स्पाइनल कार्ड। सांप देखा, आप भागने लगे, ये रिफ्लेक्स एक्शन, सब इसी के द्वारा है। और ये मस्तिष्क तक सूचना को पहुंचाता है। ये मस्तिष्क तक सूचना को पहुंचाता है। तो देखिए इसका जो है, तो आप कुछ प्रश्नों को देख लीजिए। अब ये बताएं, प्राणियों का तंत्रिका तंत्र अति विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। द नर्वस सिस्टम ऑफ एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल। किससे बना होता, फटाफट बताएं, सब आप जानते हैं। न्यूरॉन, है कि नहीं? ए इज द राइट आंसर। वेरी गुड। अब ये बताएं, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के दृष्टि और श्रवण सजगता को, विच among the following control reflexes related to vision and hearing, बताएं।
बताएं फटाफट। ये देखिए, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ई ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा भाग याददाश्त, कुशाग्रता, भावनाओं, विचार करने की क्षमता, अर्थात कौन जो है इन सब चीजों पर नियंत्रण करता है? मेमोरी पर, इंटेलिजेंसी पर, इमोशंस पर, थॉट पर, मतलब विचार, स्मृति, बुद्धि, कौन नियंत्रण करता है? ब्रेन। ये ब्रेन है, डी पार्ट, और उसमें भी सेरिब्रम। पहले ये बताएं, पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला किस मस्तिष्क का हिस्सा है? सी इज द राइट आंसर। तो ये चैप्टर भी हम लोगों ने फिनिश कर लिया है। इसमें भी हम लोगों ने ब्रेन को भी समझ लिया, स्पाइनल कार्ड को भी समझ लिया, पूरा स्ट्रक्चर समझ लिया। बस इस पे 2-4 मिनट देने के बाद हम लोग अगले चैप्टर पर आ जाएंगे। तो फिर शाम में आपसे मुलाकात होगी 8 PM पर। अब 8 PM यूनिंग, तो अब रात में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और इससे अगले वाले चैप्टर को समझेंगे, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे एक्सक्रिएटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। तो उत्सर्जन वाली चीजों को आज शाम में देखेंगे। तो इस क्लास में जो लोग जुड़े रहे सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत नमस्कार।